नमस्ते। इस वीडियो में मैं सरकार द्वारा आयोजित और सरकार द्वारा संचालित जितनी भी पेंशन स्कीम्स हैं उनको मैं डिटेल में कवर करूंगा। इसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है ईपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड विच इज़ पीपीएफ और नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस। ये तीन मेजर जो स्कीम्स हैं उनके क्या फ़ायदे हैं, कितना रिटर्न्स किस में मिल सकता है, क्या क्लॉजेस हैं, कितने में आप टैक्स बेनिफिट्स इकट्ठा कर सकते हो, तो वो सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में एकदम बारीकी से कवर करूंगा। तो ये वीडियो को आप एंड तक अवश्य देखें। शुरुआत करते हैं ईपीएफ से, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो इसमें वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो सैलरीड हैं, मतलब जहां पर कहीं पर नौकरी करते हैं और उनके एम्प्लॉयर ईपीएफ में इन्वेस्ट करने का प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं, वैसे एम्प्लॉयज ही ईपीएफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ईपीएफ में आप जो भी पैसा निवेश करोगे उसका एटीसी में एग्जेम्पशन अलाउड है। तो अगर आप ओल्ड टैक्स स्कीम में हो और आपका एटीसी में 1.5 लाख तक टैक्स एग्जेम्पशन अलाउड होता है, तो अगर आप ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हो तो इस पे जो आप पैसा निवेश होगा आपका, उस पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। और मान लो कि आपका एटीसी का लिमिट ऑलरेडी किसी और कारणों से ऑक्यूपाइड हो रखा है, आपने वो 1.5 लाख के लिमिट को क्रॉस भी कर दिया, तो भी आप इसमें निवेश कर सकते हो। आप साल में 2.5 लाख रुपए तक अगर निवेश करते हो तो उस पर जो भी ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो आपके लिए टैक्स फ्री रहेगा, राइट। तो ये स्कीम की काफ़ी अच्छी चीज़ है, स्पेशली जो ओल्ड टैक्स रेजिम को फॉलो करते हैं कि उनको ये एग्जेम्पशंस मिलते हैं। इसके साथ साथ जब आप पैसे विड्रॉ करोगे रिटायरमेंट के टाइम पे, तो वो सारा एक्यूमुलेटेड कॉर्पस या पैसा भी आपके लिए टैक्स फ्री रहेगा। तो ये इस स्कीम की काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आप अगर चाहो तो पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हो किन किन कारणों से। अगर आपको घर खरीदना है या घर का कंस्ट्रक्शन करना है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या फिर आपकी जॉब चली गई, या अगर आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो ये लिस्टेड चीज़ें हैं जिनकी कारण से आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हो रिटायरमेंट से पहले। अगर आपने पैसे 5 साल से पहले विड्रॉ किए, इवन पार्शियल विड्रॉल भी किए, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ईपीएफ में पैसे डाले हुए 5 साल से ऊपर हुए हैं, तो आप अगर पार्शियल विड्रॉल भी करोगे तो वो टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन वो लिमिट और अमाउंट डिसाइडेड होगा बेस्ड ऑन किस कारण से आप कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे एक परसेंटेज डिसाइडेड है। इसके अलावा इसमें आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं सालाना, वो फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं, और एवरी ईयर गवर्नमेंट वो रिटर्न्स डिसाइड करती है कि इस साल कितना इंटरेस्ट देना है। तो जनरली अगर हम लंबी अवधि में इसका एवरेज देखें पिछले 10 साल का रिटर्न्स के हिसाब से, तो तकरीबन 8.5% के आसपास का कैगर रिटर्न्स आपको मिल जाता है ईपीएफ में। अब मैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स की बात करूं तो एक तो ये है कि रिटर्न्स 8-9% के बीच में ही रहते हैं जनरली, तो काफ़ी सीमित रिटर्न्स मिलते हैं। दूसरी चीज़ कि जो रिटर्न्स है वो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, राइट। तो वो एक डिपेंडेंसी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रेट डिसाइड करती है वगैरह। तो ये कुछ इस स्कीम्स के डिसएडवांटेजेस मान सकते हो या ड्रॉबैक्स कह सकते हो। अब आते हैं दूसरे पेंशन फंड की और पेंशन स्कीम की ओर, जो कि है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो जैसा मैंने बताया कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ में वही लोग पैसा निवेश कर सकते हैं जो सैलरीड हैं और उनके जो एम्प्लॉयर हैं उनके पास ऐसा प्रोविजन है कि वो पैसा ईपीएफ में निवेश करें। लेकिन पीपीएफ में
कोई भी इंसान पैसा निवेश कर सकता है, चाहे आप खुद बिजनेस चला रहे हो या चाहे आपका खुद का कोई शॉप है या कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हो। तो कोई भी इंडियन सिटीजन जो चाहे वो पीपीएफ में पैसा अपना निवेश कर सकता है। इसके जो कुछ क्लॉज हैं वो ये हैं कि फ्रॉम टैक्स पर्सपेक्टिव अगेन ये 80C में आता है, तो आपको ओल्ड टैक्स स्कीम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 1.5 लाख तक आपको एक्सेम्पशन मिलता है, जैसा कि आपको ईपीएफ में मिलता था। उसके अलावा अगर आप साल में 1.5 लाख रुपए तक निवेश करते हो तो आपको उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको टैक्स फ्री रहेगा। इसमें जो इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं वो थोड़े ईपीएफ के कंपैरिजन में कम है। इसमें आपको तकरीबन अगर मैं पिछले 10 साल का एवरेज लूँ तो 7.8 to 8% के आसपास का कैगर मिलता है, यानी कि ईपीएफ से ऑलमोस्ट 0.5 to 0.7% कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर मैं मैच्योरिटी की बात करूँ तो आपका पैसा 15 साल तक आपको लॉक्ड इन रहता है। हालांकि 7 साल के बाद कुछ कुछ कारणों से, जैसे कि मैंने ईपीएफ में बताया था, कोई एक्सेप्शन सिनारियोस में आप थोड़ा थोड़ा पैसा विड्रॉ कर भी सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन इन जनरल आपका मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का रहता है। और इसमें भी आपका जो पैसा अगर आप निवेश कर रहे हो और वो 80C के अंदर आता है तो वो टैक्स फ्री रहता है। आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री रहता है, और आप जो फाइनल कॉर्पस जमा होगा 15 साल के बाद या जब आप पूरा विड्रॉ करोगे तो वो भी टैक्स फ्री रहता है। अभी आप बोलोगे कि 15 साल का मैच्योरिटी है लेकिन मेरा रिटायरमेंट तो 25 साल के बाद है, 30 साल के बाद है, तो मैं उसके बाद क्या करूं? तो आप अगर चाहो तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। मान लो कि 15 साल के लिए तो फिक्स्ड लॉक इन है और आपका रिटायरमेंट मान लो 25 साल के बाद है, तो आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो ड्यूरेशन को। तो 15 की जगह पे आप 20 साल कर सकते हो, 25 साल कर सकते हो, 30 साल कर सकते हो। तो वो 5 साल का एक ब्लॉक होता है जिसके बेसिस पे आप अपना एक्सटेंड कर सकते हो मैच्योरिटी। तो आप जितना एक्सटेंड करोगे उस पर अगेन आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स फ्री रहेगा, और फाइनल जो आपका कॉर्पस इकट्ठा होगा वो भी टैक्स फ्री रहेगा। जो लोग सैलरीड नहीं है, मतलब एम्प्लॉयड नहीं है, खुद का छोटा मोटा काम करते हैं, या मान लो हाउसवाइफ हैं, या कोई भी और कारण जहां पर आप ईपीएफ में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनके लिए पीपीएफ सही है, अच्छा ऑप्शन है। अब चलते हैं तीसरे पेंशन स्कीम की ओर, जो कि है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। तो ईपीएफ और पीपीएफ काफ़ी दशकों से चलते आए हैं, लेकिन सरकार ने एनपीएस इंट्रोड्यूस किया ताकि लोगों को इक्विटी के जो रिटर्न्स है उसका भी एक एडवांटेज मिल सके, और दूसरी चीज़ इक्विटी में पैसा भी पेंशन फंड्स का ज़्यादा जा सके। तो जो एनपीएस बनाने का फंडा था वो ये था कि ईपीएफ और पीपीएफ दोनों के ही एडवांटेजेस इसमें इंट्रोड्यूस करने थे, और दूसरा एक था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो फिक्स्ड एक लायबिलिटी बन जाता था। पहले ऐसा होता था कि अगर जब भी वो रिटायर होंगे और उनकी जो लास्ट मंथली ड्रॉन सैलरी होगी, जो बेसिक होगा उनका बेसिक सैलरी, उसका 50% उनको पेंशन मिलता था थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। ओके, अगर किसी कारण से वो एक्सपायर हो गए तो उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको वो पैसा मिलते रहता था। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा लायबिलिटी आ जाती थी, बहुत ज़्यादा लोड आ जाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने एनपीएस इंट्रोड्यूस किया था ताकि इसमें हर महीने एम्प्लॉय के सैलरी से कुछ पैसा कटेगा, सरकार भी अपने हिसाब से कुछ पैसा उसमें इन्वेस्ट करेगी, और जो रिटर्न्स होंगे वो मार्केट बेस्ड होंगे। आप एनपीएस में अगर पैसा निवेश करते हो तो आपका पैसा आप स्टॉक मार्केट यानी कि इक्विटीज में निवेश कर सकते हो, आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर सकते हो, आप कॉरपोरेट बॉन्ड्स में कर सकते हो, और अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है कि आप ऑल्टरनेट फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऑल्टरनेट फंड्स यानी कि रियल एस्टेट हो गया,
कमोडिटी हो गया, गोल्ड सिल्वर वगैरह। सो कुछ भी जो इक्विटी और बॉन्ड्स में नहीं आता वो अल्टरनेट फंड्स में आता है कैटेगरी में। और इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरा कितना पैसा मुझे इक्विटीज़ में डालना है, कितना कॉर्पोरेट में बॉन्ड्स में डालना है, कितना गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालना है वगैरह। ओके, लेकिन एक हायर कैप है कि ऐसा नहीं कि 100% पैसा आप इक्विटीज़ में ही डाल दो। तो हर कैटेगरी के लिए एक कैप डिसाइडेड है, लेकिन इससे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करने का भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो पहले जो इसका स्कीम का लाने का फंडा था वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था, लेकिन सरकार ने फिर इसको जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया। तो अभी इसमें हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, सेंट्रल या स्टेट, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, चाहे वो नॉन सैलरीड पर्सन हो। तो हर कोई जो इंडियन नेशनल है वो इसमें पैसा निवेश कर सकता है। अब इसमें ऐसा है कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने सैलरी का अपना जो बेसिक कंपोनेंट है उसका कुछ परसेंट हिस्सा एनपीएस में निवेश कर सकते हैं। अगर मैं ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करूं तो वहां पर अगर आप 10% तक अपना बेसिक का पैसा एनपीएस में निवेश करोगे तो वो सारा पैसा आपके लिए टैक्स फ्री हो जाएगा। और न्यू टैक्स स्कीम की बात करूं तो ये लिमिट बढ़ा के 14% कर दी गई। तो एनपीएस में जैसे मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास कि आपको पैसा किस एसेट क्लास में कितना परसेंट निवेश करना है। तो आप अपने एज के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि मेरा कितना पैसा इक्विटी में डालना है, कितना गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालना है, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डालना है और कितना ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में डालना है, राइट। तो वो एक पहली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा, आप अपना फंड हाउस खुद डिसाइड कर सकते हो, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा एचडीएफसी मैनेज करे तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसी तरह आईसीआईसीआई, कोटक, डीएसबी, एसबीआई, एलआईसी, जो भी बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं उन सबके एक एनपीएस स्कीम्स हैं, फंड्स हैं। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको पैसा किस फंड हाउस को देना है मैनेज करने के लिए। तो वो दूसरी एक फ्लेक्सिबिलिटी है। तीसरी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो पैसा पार्शियल विड्रॉल का कंसेप्ट भी सिमिलर एडवांटेजेस आपको मिलते हैं जैसे ईपीएफ और पीपीएफ में था। तो कुछ कुछ कारणों की वजह से आप पैसा अर्ली विड्रॉ भी कर सकते हो। तो सारे बेनिफिट्स जो आपको ईपीएफ और पीपीएफ में मिलते हैं वो सारे ही आपको एनपीएस में भी मिलते हैं। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है कि ईपीएफ और पीपीएफ में जो आपका रिटर्न्स है वो फिक्स्ड है और वो रिटर्न सरकार डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इसमें जो रिटर्न्स है एनपीएस में वो मार्केट लिंक्ड है। तो जिस एसेट क्लास में आपने पैसा डाला है उसमें से जितना रिटर्न्स मिलेगा उसके बेसिस पे आपका रिटर्न्स जनरेट होगा और उतना आपको रिटर्न्स मिलेगा। तो मैंने एनपीएस में अपना अकाउंट 2013 में खुलवा लिया था। मतलब आई वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट पर्सन इन द होल कंट्री जिसमें एनपीएस में अपना अकाउंट और एनपीएस में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था 2013 में। तब से लेके अब तक का मैं अगर रिटर्न्स देखूं तो मुझे 14% का कैगर रिटर्न्स मिला है। और मैं अपना एलोकेशन भी बता देता हूं कि मेरा 75% पैसा एनपीएस का इक्विटीज में जाता है, 10% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाता है और 15% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाता है। तो इस एलोकेशन के साथ मुझे पिछले 12 साल में 14% का कैगर रिटर्न्स मिला है, जो कि ईपीएफ और पीपीएफ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा कि ईपीएफ में मुझे कैगर 8.5% का मिल रहा है और पीपीएफ में 7.8 to 8% मिल रहा है। तो अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे लंबी अवधि के लिए, अगले 20 साल 30 साल के लिए, तो जो मेरा फाइनल कॉर्पस जनरेट होगा एनपीएस से वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ईपीएफ और पीपीएफ। तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगा कि अगर आपने एनपीएस में पैसा निवेश करना शुरू नहीं किया है
और स्पेशली अगर आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है ये ऑप्शन कि आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर सकते हो और आपको टैक्स रिलीफ या टैक्स में बेनिफिट्स मिल रहे हैं और फिर भी आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर रहे हो। तो डेफिनेटली पेंशन प्रोडक्ट्स के मामले में आई वुड से कि एनपीएस में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स मिलते हैं एज कंपेयर टू ईपीएफ और पीपीएफ। तो अगर आप पेंशन प्रोडक्ट्स के बारे में देख रहे हैं और आपने एनपीएस में निवेश स्टार्ट नहीं किया है, तो डेफिनेटली एनपीएस इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग, क्योंकि इसमें आपको म्यूचुअल फंड्स की तरह इक्विटी का भी फ्लेवर मिलता है और साथ साथ में फिक्स्ड इनकम का भी फ्लेवर मिलता है, जो कि आपका गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट डेब्ट है या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है। तो आप अपना परसेंटेज एलोकेशन खुद डिसाइड कर सकते हो। मेरी राय होगी कि अगर आप 20s में और 30s में हो तो इक्विटी का एलोकेशन मैक्सिमम रखिए। आई वुड से 75% का मैक्सिमम लिमिट है फॉर इक्विटीज, आप 75% पे रखिए। और जैसे ही आप 40s में एंटर करेंगे तो हर 5 साल में आप इक्विटी एलोकेशन 5% घटा सकते हो। तो इस हिसाब से आप अच्छे डबल डिजिट रिटर्न्स जनरेट कर पाओगे आपके पेंशन कॉर्पस पे, एज कंपेयर टू ईपीएफ और पीपीएफ जहां पर आपको सिंगल डिजिट रिटर्न्स ही मिलने वाले हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं रिगार्डिंग टैक्स इम्प्लीकेशंस या फिर रिटर्न्स या फिर एनपीएस में कौन सा स्कीम सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा फंड हाउस सिलेक्ट करना चाहिए वगैरह, तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए। तो चलिए, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।